नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 22 अगस्त और आज हम पढ़ेंगे उपोष्ण पिछवा जेट स्ट्रीम, जो हमारा दूसरे नंबर का संचरण है। मतलब उसमें हम पढ़ रहे हैं मध्य अक्षांशीय वायुमंडलीय संचरण हम पढ़ रहे हैं। उसके 3-4 पार्ट अपन ने पढ़ लिए थे, आज उसे पूरा करेंगे और तीसरे नंबर का संचरण भी पढ़ लेंगे। इस तरह से हमारी तीनों कोशिकाएं कौन सी हेडली कोशिका, फेरल कोशिका, ध्रुवीय कोशिकाएं पूरी हो जाएंगी और फिर हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा। जल्द ही अपनी वायुमंडल वाली ज्योग्राफी पूरी होने वाली है। उससे पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट दोस्तों, यार शेयर कर दिया करो चैनल को। सब्सक्राइबर अब से फिर से स्लो ग्रो कर रहे हैं, तो प्लीज़ 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 आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप सबकी रिक्वेस्ट पे ही मैं शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ। अदरवाइज़ तो मैं खुद आरएएस की प्रिपरेशन वाली हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे करंट अफेयर्स ज़्यादा काम आते बजाय के ज्योग्राफी के। बट आप लोगों की डिमांड की वजह से ये बना रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोगों के भी इतनी जिम्मेदारी तो बनती है ना, चैनल को लाइक करें, नीचे कमेंट करें, साथ ही कम से कम यार 10 लोगों को तो शेयर करो। और जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं वो बहुत सारे लोग बहुत सारे ग्रुप्स में जुड़े हुए होते हैं। आपका क्या जाता है यार, ग्रुप में एक बार शेयर कर दो चैनल को और नीचे मतलब उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दो। यार ज्ञान जो चीज़ है ना, वो हमेशा बांटने से बढ़ती है। आप ऐसे सोचते हो कि मैं अकेला ही पढ़ लूँगा और किसी तक पहुँच जाएंगे तो वो भी पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ज्ञान हम जितना स्प्रेड करेंगे और जितना हम उस पर डिस्कशन करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। तो थोड़ा सा यार मतलब मेरे बारे में भी सोच लीजिए। 4K से 5K होने में 5-7 दिन हो गए, अदरवाइज मतलब 4-5 दिन में हो रहे थे, लेकिन अब फिर से चैनल स्लो ग्रो कर रहा है। तो अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ आप भी मेरे लिए थोड़ा सा तो कर सकते हैं ना। स्पेशली जो लोग शॉर्ट नोट्स की डिमांड कर रहे थे और जिन्होंने बोला था मैडम शॉर्ट नोट्स ही पढ़ाओ, उनकी डिमांड पे शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं ज्योग्राफी वाले। तो प्लीज़ 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 चैनल को ग्रो करने में मदद करो, ठीक है। अब अपन चलते हैं उपोष्ण पिछवा जेट स्ट्रीम, मध्य अक्षांशीय वायुमंडलीय संचरण पढ़ रहे हैं। यह जेट स्ट्रीम 30 से 35 डिग्री अक्षांशों में पाया जाता है। क्षोभ मंडलीय सीमा के पास में उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम चलती है। इसकी ऊंचाई जो है 9000 से 12000 मीटर के आसपास होती है। विस्थापन इसका 35 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ तक नीचे की तरफ आ जाती है। शीतकाल में जो उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम है वह आपको पता ही है उत्तर भारत के ऊपर आ जाती है। इसकी उत्पत्ति हमेशा तापीय विरोधाभास के कारण ही उत्पन्न होती है। तो हेडली और फेरल कोशिका के मध्य जो शोभ सीमा के पास तापीय विरोधाभास होता है, उसके कारण उत्पन्न होती है। यह शोभ सीमा के पास तीव्र गति से चलने वाली भूविक्षेपी पवनें हैं। आपको पता है कि जो पवनें वर्ष भर एक ही नियत दिशा में चलती है उन्हें भूविक्षेपी पवनें कहते हैं। और हर प्रकार की जेट स्ट्रीम भूविक्षेपी पवनें ही होंगी और हर प्रकार की जेट स्ट्रीम शोभ सीमा के पास ही चलेंगे और हर प्रकार की जेट स्ट्रीम तीव्र गति से ही चलती हैं। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम से पूर्व की ओर लहरदार और तरंगित संचरण के रूप में चलती हैं, जिसे हम रॉसबी तरंगे भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी खोज CG रॉसबी ने की थी। तो ये यूँ चलती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, ये इनकी दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में। तो तरंगित संचरण में चलती है। तरंगित संचरण में चलने के कारण इनको हम क्या कहते हैं, रॉसबी तरंगे कहते हैं, क्योंकि इनकी खोज CG रॉसबी ने की थी। पछुआ जेट स्ट्रीम उपोष्ण कटिबंधीय मरु भूमि के निर्माण में सहायक भी होती हैं। आपको पता है यही जेट स्ट्रीम उपोष्ण कटिबंध में जो मरुस्थल पाए जाते हैं उनके निर्माण में भी सहायक होती हैं। यह जेट स्ट्रीम शीतकाल में उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा की ओर विस्थापित हो जाती है, भारत में गंगा के मैदान तक पहुंच जाती है। तो शीतकाल में वैसे तो इसकी स्थिति क्या है, 30 डिग्री से 35 डिग्री के आसपास, मतलब भारत से ऊपर रहती है। लेकिन दोस्तों जब शीतकाल आता है तो ये नीचे की तरफ खिसक जाती है और यह भारत के गंगा के मैदान तक पहुंच जाती है ना, जिस कारण से भूमध्य रेखा से ऊपर उठे हुए भूमध्य सागर से ऊपर उठे हुए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात इस जेट धारा के साथ ही फारस की खाड़ी होते हुए उत्तर पश्चिमी भारत में प्रवेश कर जाते हैं, जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं। और ये उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकाल में चक्रवातीय वर्षा करवाते हैं और ये इस वर्षा को हम मावठ कहते हैं, जो रब्बी की फसल में सहायक होती है। क्योंकि आपको पता है जेट स्ट्रीम की दिशा यूँ है, तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर आ रही है और हमारे भारत जैसे यहाँ भारत है तो यहाँ पे भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर में जो शीतकाल में विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, तूफान उत्पन्न होते हैं शीतोष्ण कटिबंधी, ये जेट स्ट्रीम ही है इन तूफानों को हमारे इस वाले उत्तर पश्चिमी भारत तक ले आती है। और इन्हीं तूफानों में, क्योंकि ये फारस की खाड़ी से होते हुए पानी लेकर आती है, इन्हीं तूफानों की वजह से हमारे उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा होती है, जिसे आपको पता है मावठ कहते हैं, जो रब्बी की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। सर्वाधिक स्थायी जेट धारा है जो है पछुआ जेट धारा है, वो सबसे ज़्यादा स्थायी जेट धारा है। तो पछुआ जेट धारा के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो ध्यान से पढ़ लेना।
और मुझे नहीं लगता कि इन जेड धाराओं को पढ़ने के बाद में जेड धारा में से हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है। फिर ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम, ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पछुआ जेट स्ट्रीम ही है, जो अभी हमने पढ़ी, पछुआ उपोष्ण कटिबंधीय। ये सब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें से कम क्वेश्चन आते हैं, उसी में से ज़्यादा आते हैं। ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम भी इस मध्य अक्षांशीय संचरण की एक विशेषता है। यह नॉर्मली 60 से 65 डिग्री अक्षांशों में सौमंडलीय सीमा के पास पाई जाती है। ऊंचाई इसके 7000 से 9000 मीटर है। विस्थापन इसका 30 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य, मतलब वैसे तो 60-65 में पाई जाती है और 30 डिग्री नॉर्थ तक यह विस्थापित हो जाती है। फेरल और ध्रुवीय कोशिका में तापीय विरोधाभास के कारण उत्पन्न होती है। इसे प्राथमिक जेट धारा भी कहते हैं। तो फेरल कोशिका और ध्रुवीय कोशिका, नीचे वाली तो देखो ये 0 डिग्री, यहाँ पे हेडली, यहाँ पे फेरल कोशिका और ऊपर वाली ध्रुवीय कोशिका है ना। तो पोलर मतलब पोलर कोशिका है ना। तो हेडली और फेरल के तापीय विरोधाभास के कारण तो 30 से 35 डिग्री के आसपास कौन उत्पन्न हो रही थी उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट धारा। अब फेरल कोशिका और यहाँ पे फेरल कोशिका और ध्रुवीय कोशिका में, क्योंकि फेरल कोशिका थोड़ी गर्म, ध्रुवीय वाली गर्म ठंडी, तो इनमें जो तापीय विरोधाभास हो रहा है उसके कारण उत्पन्न हो रही है अपना ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम। ठीक है। प्राथमिक जेट धारा भी इसे कहते हैं। यह भी सूर्य के आभासी संचरण से विस्थापित होती है। इस धारा का संबंध शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति से है। उत्पत्ति शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की यहीं से होती है। कई वैज्ञानिकों ने इसका संबंध टॉर्नेडो से भी माना है। जो टॉर्नेडो नामक भयानक तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं, मोस्टली मैक्सिको, मध्य अमेरिका में आते हैं, उनकी उत्पत्ति इसी धारा से मानी जाती है। ये जेट धारा शीतकाल में अधिक सशक्त होती है और विस्तारित होती है, मतलब शीतकाल में इस जेट धारा का प्रभाव ज़्यादा होता है। अब है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो इस मध्य अक्षांशीय परिसंचरण की एक विशेषता शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी है। ये चक्रवात ध्रुवीय वाताग्र के सहारे उत्पन्न होते हैं। किसके सहारे उत्पन्न होते हैं? ध्रुवीय वाताग्र के सहारे। उत्पत्ति का संबंध ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम से है। इन चक्रवातों की विशेषता वाताग्र प्रणालियाँ, तो अभी हमने पढ़ा कि ध्रुवीय कोशिकाओं के सहारे ही शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो इसका संबंध भी ध्रुवीय वाताग्र वाली जेट स्ट्रीम से, मतलब सबसे ऊपर ही ऊपर जो जेट स्ट्रीम चलती है उससे ही उत्पन्न होते हैं। इन चक्रवातों की विशेषता वाताग्र प्रणालियाँ है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में वाताग्र नहीं पाए जाते हैं, बट इसकी मुख्य विशेषता है वाताग्र प्रणालियाँ। ये पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं और महाद्वीपों के पश्चिमी तटों को आर्द्र बनाते हैं। ये हमने पढ़ लिया। और चक्रवात वाला टॉपिक आएगा तो और डिटेल में हम पढ़ लेंगे, पहले भी पढ़ लिया। अब इस कोशिका की इस परिसंचरण की हवाएं जो है वो देख लो। चिनूक, चिनूक रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर चलती है, गर्म और शुष्क हवा है। सेम चिनूक की तरह ही जोंडा है जो एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर चलती है और पंपास के मैदानों में चलती है। यह भी वही गर्म हवा है। और ऐसी ही हवा एक फोहन पाई जाती है जो आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढालों के सहारे नीचे उतरती है। यह भी आर्द्र और शुष्क हवा है और स्विट्जरलैंड को यह प्रभावित करती है। कौन सी हवा? फोहन हवा। बर्ग, बर्ग दक्षिणी अफ्रीका के वेल्स क्षेत्र में, वेल्स जो घास के मैदान है वहाँ चलती है। मिस्ट्रल, मिस्ट्रल इंपॉर्टेंट है, फ्रांस के राइन घाटी से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली ठंडी हवा है। बोरा, बोरा एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर चलने वाली ठंडी हवा है। तो चिनूक, जोंडा, फोहन, बर्ग, मिस्ट्रल और बोरा यहाँ के कुछ मुख्य हवाएं हैं। जलवायु प्रदेश की बात करें तो BW के BS के जलवायु बनाती है। एक तो BW के मतलब मध्य अक्षांशीय मरुस्थल हो गए, जैसा कि वो पैटागोनिया, काराकोरम, पिछली बार एग्जाम्पल हमने देखे थे, तकला, वो सारे। BS के मतलब मध्य अक्षांशीय घास के मैदान, जैसे स्टेपीज, पुष्टाज, प्रेरीज, पंपाज, जो मध्य अक्षांश में आते हैं घास के मैदान, वो सभी। CF मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय। F का मतलब हमने थोड़ा कोड बना रखा था, फॉरएवर रेन, मतलब ऐसा वास्तव में नहीं होता, हमने बना रखा था। छोटा f जहाँ भी आएगा, F जहाँ भी आएगा वहाँ आप साल भर वर्षा समझना है ना। तो शीतोष्ण कटिबंधीय साल भर वर्षा वाले क्षेत्र, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु भी CF को बोलते हैं। और पछुआ पवनों के प्रभाव से साल भर वर्षा होती है। CS मतलब S मतलब स्टेपी, मतलब ग्रीष्मकाल शुष्क है ना। तो ग्रीष्मकाल शुष्क तो एक ही जगह रहता है भूमध्य सागरीय जलवायु में, तो इसे भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। शीत ऋतु आर्द्र, ग्रीष्मकाल शुष्क। CW मतलब W मतलब शीतकाल शुष्क। तो चीन तुल्य जलवायु, ग्रीष्म ऋतु आर्द्र होती है, शीतकाल शुष्क होता है। इसके अलावा DF और DS जलवायु भी। DF मतलब ब्रिटिश तुल्य जलवायु, DS, DW ये सब हम आगे पढ़ लेंगे है ना। ये मतलब कठोर शीत ऋतु वाली जलवायु है। DF मतलब वही कठोर शीत ऋतु, फॉरएवर रेन। DS मतलब ग्रीष्मकाल शुष्क और DW मतलब शीतकाल शुष्क है ना।
इसके अलावा अब हमारी लास्ट और अंतिम परिसंचरण है शीत कटिबंधीय वायुमंडलीय परिसंचरण, या फिर हम इसे ध्रुवीय कोशिका भी बोल सकते हैं। जैसे पहली कोशिका को हमने बोला हेडली कोशिका, दूसरी को बोला फेरल और तीसरी को बोलेंगे हम ध्रुवीय कोशिका। 65 से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाई जाती है। यह कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कभी इसमें से क्वेश्चन आ जाए, तो पढ़ना तो ज़रूरी है। इसमें पहला है ध्रुवीय उच्च वायुदाब। तो ऑब्वियस सी बात है कि ध्रुवों पर तापमान बहुत कम पाया जाता है, तो वायुदाब उच्च पाया जाता है। तो ये तापजन्य वायुदाब पेटी है। आर्कटिक और उप आर्कटिक क्षेत्रों में वर्ष भर निम्न तापमान पाया जाता है, तो वायुदाब उच्च पाया जाता है। तापीय चक्रवातों की विशिष्टता वाला क्षेत्र है। यह पेटी दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका महाद्वीप पर तो अधिक सशक्त रहती है, और उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक महासागर में यह कम मजबूत रहती है। तो अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में ज़्यादा मजबूत रहती है। इस उच्च वायुदाब से हवाएं भूमध्य रेखा की ओर चलती है। हवाओं की दिशा देखें तो मतलब उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखा की ओर होती हैं। यहाँ पे ध्रुवीय पूर्वा पवनें चलती हैं। ध्रुवीय पूर्वा पवनें किधर से किधर चलेंगे? ध्रुवीय उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब की ओर चलती हैं। लेकिन कोरियोलिस बल आपको पता है ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है, तो ये अपनी मूल दिशा से दाईं ओर मुड़ जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में मूल दिशा से किधर मुड़ जाती हैं? बाईं ओर। इसलिए इन पवनों की दिशा वैसे तो देखो ऐसे होनी चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा कोरियोलिस बल पाया जाता है कि इन पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है, ठीक है, एकदम ही उल्टी हो जाती है ये, मतलब एकदम मुड़ जाती है। ध्रुवों पर कोरियोलिस बल अधिक विक्षेपित होती हैं। ध्रुवीय, इसीलिए इन्हें ध्रुवीय पूर्वा पवनें कहते हैं, क्योंकि यह अधिक पूर्व से चलती है। मतलब नॉर्मली तो थोड़ी सी ऐसी मुड़ी हुई होती थी पवनें, लेकिन ये एकदम ही ऐसे मुड़ जाती है, एकदम ही ऐसे मुड़ जाती है। इसीलिए इन पवनों को क्या कहते हैं? ध्रुवीय पूर्वा पवनें कहते हैं। ध्रुवीय कोशिका की धरातलीय पवनें होती हैं। अब है इसमें ध्रुवीय कोशिका। 65 से 90 डिग्री के बीच में विस्तार पाया जाता है। 65 डिग्री अक्षांश पर गर्म पछुआ पवनें ठंडी ध्रुवीय पवनों से टकराकर जब ऊपर उड़ती हैं और ऊपरी वायुमंडल में अपसारित होकर ध्रुवों की ओर चलती हैं, और वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे उतरती हैं। उसके बाद यहाँ से धरातलीय पवनों के रूप में भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, उपध्रुवीय न्यून वायुदाब तक चलती हैं। तो मतलब एक चक्र बनाती है। ये वही बता रहा है कि फेरल कोशिका से पवनें ऊपर उड़ती हैं, फिर क्षोभ मंडल के पास में भूमध्य रेखा की तरफ मुड़ जाती हैं, फिर यहाँ से नीचे बैठती हैं, और फिर यहाँ से इधर मुड़ती हैं और एक चक्र बना लेती हैं, है ना। जो दोनों चक्र पढ़े वैसे ही सेम ये चक्र भी बनता है। ध्रुवीय वामावर्त शीत कटिबंधीय महासागरों में गर्म महासागरों पर बढ़ने वाले गर्त चक्र है। शीत कटिबंधीय महासागरों पे जो गर्त चक्र बनते हैं वह उन्हें क्या बोलते हैं? ध्रुवीय वामावर्त बनते हैं। इनका निर्माण ध्रुवीय पवनों के चक्राकार गति में होने से होता है। ये भारतीय मानसून को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। यहाँ भी एक जेट स्ट्रीम चलती है जिसका नाम है उप आर्कटिक जेट स्ट्रीम। उत्तरी गोलार्ध में उप आर्कटिक जेट स्ट्रीम में क्षोभ सीमा के पास शीतकाल उप आर्कटिक जेट स्ट्रीम उप आर्कटिक क्षेत्र में क्षोभ सीमा के पास में शीतकाल में बनती है, लेकिन यह कमजोर होती है, कम दृढ़ धारा होती है, लेकिन इसका एक काम होता है, ऊपर उठने वाले जेट वायुयानों को यह प्रभावित करती है। वैसे कोई इतनी सशक्त नहीं होती है। ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम भी होती है। शीतकाल में ध्रुवों के ऊपर इसका निर्माण होता है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल की सीमा पे इसका निर्माण होता है। उत्पत्ति का कारण क्षोभ मंडल की ठंडी हवा और समताप मंडल की गर्म हवा, तो तापीय विरुद्धाभास हो गया, इस कारण उत्पन्न होती है। और यह जेट धारा भी जेट वायुयानों की गति, प्रवाह, स्थिति और ऊंचाई को प्रभावित करती है। अगर इस क्षेत्र की स्थानीय हवाओं की बात करें तो ब्लिज़र्ड ठंडी ध्रुवीय पवनें हैं, जो उत्तरी कनाडा में जो बर्फीले तूफान आते हैं उसमें यही पवनें होती हैं। काराबुरान साइबेरिया की ठंडी ध्रुवीय पवनें हैं। बोरा एड्रियाटिक सागर वाली, वही अभी जो हमने पढ़ी थी, ग्रीनलैंड वाली ठंडी ध्रुवीय पवनें हैं। जलवायु की अगर बात करें तो ईटी जलवायु का मतलब होता है टुंड्रा जलवायु, है ना। ई मतलब ध्रुवीय जलवायु और टी मतलब टुंड्रा जलवायु। तो आर्कटिक तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, केवल उत्तरी गोलार्ध में ही मिलती है। ये विशेषता है भाई ईटी जलवायु की। ईटी जलवायु को अगर कोई ऑप्शन ऐसे आ जाए कि अंटार्कटिका में मिलती है, तो जी नहीं, अंटार्कटिका में नहीं मिलती। हालांकि अंटार्कटिका में भी ध्रुवीय जलवायु मिलती है, लेकिन टुंड्रा जलवायु सिर्फ और सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में मिलती है। एस्किमो जनजाति इस क्षेत्र में निवास करती है। और ईएफ जलवायु हिमाच्छादित जलवायु है। यह जलवायु ईएफ मतलब वही ध्रुवीय और एफ मतलब वही फॉरएवर रेन, जहाँ बारिश होती है। तो ग्रीनलैंड अंटार्कटिका दोनों गोलार्धों में यह वाली जलवायु मिलती है। इसके बाद में हमारा
नेक्स्ट टॉपिक होगा मॉनसून। तो आज के लिए इतना ही। हमने तीनों वायुमंडलीय संचरण दोस्तों पूरे कर लिए हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सारी घटनाएं समझ में आ गई होंगी। मुझे नहीं लगता कि जलवायु के जो भी हार्ड कॉन्सेप्ट है वह कुछ बचे होंगे आपके लिए। अब हमारा बचा है मॉनसून, बचा है हमारे चक्रवात बचे हैं, और इसके अलावा हमारे जलवायु प्रदेश पड़े हैं। तो बहुत ही अच्छे से हम उन्हें भी पूरा कर लेंगे। बस जिस तरह से मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ आप भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि चैनल ग्रो होने में भी मदद मिले, मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।